नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी साल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। बीजेपी आंतरिक लड़ाई से ऊपर नहीं आ पा रही है, ये कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। आरएसएस बीजेपी को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करती है। पहली सूची जारी होने के बाद से विरोध देखा जा रहा है। बीजेपी चुनाव के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं बीजेपी जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही है, ये आरोप लगाया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के ऊपर। ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा शोषण भाजपा ने किया है। तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को एक रिमोट कंट्रोल तरह की इसमें इस्तेमाल करती है और उसी का नतीजा है कि पिछले समय अमित शाह जी ने आरएसएस के रिपोर्ट और बहुत सारे प्रत्याशियों को जो खबर आई है कि उसमें उन्होंने चेंज करने का निर्देशित भी किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, चुनाव के लिए वो तरह तरह के एजेंडे अपना रही है। अगर विकास खोजना है तो बता दीजिए, हम लोग बस्तर लेके चले जाते और बहुत सारे अंदर एरिया में जो स्कूल, पीडीएस, सड़कें पहुंची है उसको हम लोग दिखा देंगे। बीजापुर या सुकमा में जो आज तक 15 साल की सरकार में बिजली तक नहीं पहुंचा पाई है, सुकमा में आज बिजली तक पहुंच गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर तैयार है तो बता दीजिए, हम लोग दिखा देंगे बस्तर में विकास। हम लोग टिकट वितरण का प्रक्रिया स्टेज बाय स्टेज कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो चुका है, पहला चरण का। अब मुझे लगता है कि 10 के बाद सेकेंड सप्ताह में दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति का मीटिंग होगा और उसमें जो नाम लगभग हम लोगों ने सिंगल तय किए, आदेश अधिक नाम, उन पे सीईसी ने अंतिम मुहर लगाएगी। अगर उनके पास आंकड़े हैं एसटी, एससी, ओबीसी का जनगणना, जाति जनगणना, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि ये हकीकत पता चले कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग कितना है जो उनको आरक्षण हकीकत मिलना चाहिए। और यही नहीं, महिला बिल में भी ओबीसी आरक्षण का कोई क्लियर नहीं है जो उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए सिर्फ ओबीसी कह रहे हैं, जबकि ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा शोषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो अभी आपने दीपक बैज को सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रही है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरएसएस बीजेपी को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करती है। बीजेपी चुनाव के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनावी साल है और कुछ दिन में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और इस वक्त सियासत गर्म नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, ये जनता ही बताएगी। जिस पर जनता भरोसा जताएगी वो देखने वाली बात होगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, दीपक बैज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस पूरी तरीके से बीजेपी को कंट्रोल करती है। कितनी सच्चाई है सर इसमें? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा और दीपक बैज जी से इतना कहूंगा अपने बस्तर की डूबती नाव को बचा ले। आरएसएस के बारे में ज्यादा चिंता न करें। वह एक संगठन सामाजिक जीवन के उत्थान की प्रगति के मार्ग पे लगा रहता है और उसका पॉलिटिकल एजेंडा कोई कुछ नहीं है, राष्ट्र को विभवता की ओर लेकर के जाने के लिए काम करता है। राजेश जी, आप डूबती नाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही विकास देखना है तो बस्तर चले जाइए। मैं चुनौती देता हूं उनको,
मैं चलने को तैयार हूँ। दीपक बैज जी से कहता हूँ, बस्तर के अंदर 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, क्या लेकर के आए? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या बनाया वहां पर? अरे जिन शहीदों के नाम पर वोट मांगने निकले हैं उनका एक स्मारक बनाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वहां। मैं दीपक भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, एक पॉलिटिकल नेता होने के नाते नहीं, वाकई में अगर बस्तर का विकास किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया। बस्तर को कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक समझ करके रखा था, अब बस्तर जग चुका है और बस्तर में कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने के लिए तैयार है। ठीक है राजेश जी, मैं इसका रिप्लाई ले लेती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके धनंजय सिंह। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस कह रही है विकास देखना है तो बस्तर चले जाओ, बीजेपी कह रही है चलो हम साथ चलेंगे, दिखाओ कहां हुआ विकास को। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर जाना चाहिए। आज बस्तर में विकास की धारा बह रही है। ये वही बस्तर है जिसके 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने बस्तर के स्कूलों को बंद करने का काम किया था। ये वही बस्तर है जहां रमन सिंह की सरकार ने 1700 आदिवासी परिवारों से जमीन छीना था। ये वही बस्तर है जहां के निर्दोष आदिवासियों को रमन सिंह की सरकार ने नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया था, जिनको जेल से रिहा करने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। यही बस्तर है जिसके विकास प्राधिकरण पर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते अध्यक्ष बने बैठे थे। आज भूपेश बघेल जी ने उस बस्तर के विकास प्राधिकरण में बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाकर वहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, पेशा के नियम हो, चाहे बस्तर पे स्थानीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे उनके जमीनों को लौटाने का मसला हो, या 65 वनोपज के समर्थन मूल्य में खरीदी करना हो, या तेंदुपत्ता का माना 4,000 रुपये प्रति बोरा देना हो, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से कुट की धान बोने वाले को लाभान्वित करने का मसला हो, या रोजगार देना हो, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने तो सिर्फ बस्तर को लूटा है, शोषण किया है, नक्सलवाद से पीड़ित किया है, बस्तर को डराया गया, धमकाया गया, आदिवासी वर्ग के कानूनी अधिकारों का हनन किया गया था। आज विकसित बस्तर है जिसकी चर्चा दिल्ली में भी होती है और विदेशों में भी होती है। तो यही बस्तर है जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नक्सल। चलिए, बस्तर में कितना विकास हुआ है ये जनता चुनावी नतीजों में बता देगी। राजेश जी और धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए।